अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान स्किन सॉल्यूशंस। आज मैं तो क्योंकि बहुत पुराना आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ, बट टुडे आई एम एट ए डिफरेंट फोरम और इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आपको देना चाहूँगी। बेसिकली जो है वो आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, या फिर आप उसको एस्थेटिक फिजिशियन या एस्थेटिशियन भी कह सकते हैं। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एमबीबीएस के बाद जो है वो पाकिस्तान में पेम्स से पूरी की, और उसके बाद जो है वो मैंने डी डर्म किया इंग्लैंड से। आई हैव डन 2 डी डर्म्स फ्रॉम इंग्लैंड, और मुझे प्रैक्टिस करते हुए डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए हैं। प्रीवियसली मैं 3 क्लिनिक्स जो है वो रन करती थी। कराची में भी मेरी प्रैक्टिस थी, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में। लेकिन उसके बाद मैंने कराची वाली प्रैक्टिस जो है वो उसको ख़त्म कर दिया हुआ है फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स, और अब मैं लाहौर का क्लिनिक करती हूँ और मैं इस्लामाबाद का क्लिनिक करती हूँ। जब हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजी जो है वो सिर्फ खाली स्किन से रिलेटेड नहीं होती है, उसमें हेयर, नेल यानी कि हमारे जितने अपेंडेजेस हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है या जो स्किन से रिलेटेड डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है, वो सिर्फ खाली आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डिजीज़ को नहीं देखता, वो आपके हेयर को भी देखेगा, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ भी देखेगा, और उसके अलावा नेल्स एंड नेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो हैं वो भी देखता है। अब हम बात करेंगे हेयर इश्यूज़ पे। सबसे पहले और सबसे कॉमन जो एक इशू है दैट इज़ हेयर फॉल। बहुत ही कॉमन इशू है, और हमारे पास भी प्रैक्टिस में जो है वो ढेर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि हेयर फॉल का इशू लेके आते हैं। हेयर फॉल आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और इवन जो यंगस्टर्स हैं, यंग एजेस में भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जो है वो देखा जा रहा है। अब हम आ जाते हैं कि उसके रीज़न्स क्या हैं। उसके रीज़न्स में टॉप के ऊपर जो है वो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं, क्योंकि जो हेयर है वो आपके अपेंडेजेस में आता है। जब भी आप कुछ खाते हैं या जो आपका फूड इनटेक है, आपकी सप्लीमेंटेशन है, एनीथिंग जो भी आपकी बॉडी में जा रही है, जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे पहले उसकी सप्लाई लेंगे, और उसके बाद आपके हेयर, नेल, स्किन के पास बची हुई चीज़ें जो हैं वो जाती हैं, बिकॉज़ ये अपेंडेजेस में आते हैं, ये पेरिफ्री में हैं। इसलिए जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी वो बहुत जल्दी जो है वो आपके बाल, आपकी स्किन और आपके नेल्स को ख़राब कर सकती है। आजकल ये कॉमन इशू इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि जो केमिकल इन्फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखें, स्ट्रेटनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो है वो फैशन डाइज़ हैं, या डिफरेंट तरह के जेल्स हैं, सिरम्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मूस है, जो कि बालों को बनाने के लिए मेल्स भी यूज़ करते हैं। इवन मेल्स जो हैं वो आजकल स्ट्रेटनिंग के प्रोसीजर्स भी करवाते हैं। ये सब का सब जो है वो केमिकल इन्फ्लक्स है। जब जितना ज़्यादा केमिकल इन्फ्लक्स होगा उतनी जल्दी आपके बाल जो है उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है, और जो कैरेटिन है जो कि बेसिकली आपके बाल के स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसको आप प्रोटीन कह सकते हैं, हम उसको कैरेटिन बोलते हैं, वो बेसिकली ख़राब होता है या वो ख़त्म होता जाता है। जब वो ख़त्म होता जाएगा तो आपका बाल जो है वो आपको बहुत रूखा लगेगा, आपका बाल आपको स्मूथ नहीं लगेगा, और आपके बाल की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होती जाएगी, आपको वीक और फ्रेजाइल लगेगा। अच्छा, बाल का गिरना अलहदा होता है और टूटना एक अलहदा चीज़ है। टूटने का मतलब ये होता है कि जब आपके बालों को कोई फ्रिक्शन दी जाएगी, या उसको कोम किया जाएगा, ब्रश किया जाएगा, या आप शैम्पू कर रहे थे, आप अपना हेयर स्टाइल बना रहे थे, उसमें बाल जो है वो इतना वीक है कि वो टूट जाता है। आप उसको हाथ लगाते हैं, फ्रिक्शन मिलती है, वो टूट जाता है। और एक होता है बाल का गिरना। गिरने का ये मतलब है कि विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी फ्रिक्शन, विदाउट एनी टच, आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया, आपके कपड़ों पे गिरे हुए हैं आपके बाल, आपकी नीचे आपको फ्लोर पे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप सो के उठें तो आपको पिलो के कवर के ऊपर जो है वो बाल गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए गिरना और टूटना 2 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और इसको हम सेपरेटली डील करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आजकल सर्दियां हैं, विंटर का मौसम है। विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन इशू हमारे पास आता है दैट इज़ हेयर डैंड्रफ। हर दूसरा बंदा आके कहता है मेरे बालों में डैंड्रफ हो रही है। अब हम बात करते हैं कि अब मेल, फीमेल, इवन जो यंगस्टर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनमें भी, उनको भी मदर्स लेके आती हैं हमारे पास कि इसको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर साथ में सर में ख़ारिश होती है या सर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेन कॉजेज़ क्या हैं डैंड्रफ की, और स्पेशली विंटर्स में डैंड्रफ इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है। इसमें जो इशू है वो सबसे पहले आता है हाइजीन का।
हाइजीन का मतलब ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं, मतलब मदर्स जो हैं, वो बच्चों को शैम्पू नहीं करती हैं। उनको ये लगता है कि इनको सर्दी लग जाएगी और वो फिर बहुत कम जो है वो शैम्पू कर रही होती हैं। उससे क्या होता है कि जो बाल हैं, जो आपकी स्कैल्प है, स्किन है सर की, उसमें रेजिड्यू इकट्ठा होता रहता है। और एक चीज़ होती है जो कि नेचुरल ऑयल जिसको हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं या हम लोग उसको सीबम बोलते हैं। तो सीबम जो है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। और आप क्योंकि उसको साफ़ नहीं कर रहे हैं, तो जब आप उसको सफाई उसकी कम कर देंगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा, पाइल अप होता जाएगा। जब रेजिड्यू जो है वो सर के ऊपर या सर की जिल्द पे पाइल अप होता जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि किसी चीज़ का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा और बच्चा जो है वो खारिश करना शुरू कर देगा। प्लस आप वार्म कपड़े पहनते हैं, आपने सर को कवर किया हुआ है टोपी से, स्कार्फ से, किसी भी ऐसी चीज़ से, या औरतें हैं वो शॉल्स ले लेती हैं, जो भी है उससे जितनी भी वूल होती है वो सारी की सारी लगती है। और जिस तरह से विंटर रैश आपको बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है, उसी तरह से वूल या वूलन कपड़ों से आपके सर में भी खारिश हो सकती है। प्लस बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है सर्दियों में कि हम गर्म पानी से नहा रहे हैं, ल्यूक वार्म से ज़्यादा हॉट की तरफ जाने को दिल करता है या वो अच्छा फील हो रहा होता है। तो जब आप गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे या हॉट शावर लेंगे तो उससे आपकी जो टेंडेंसी होगी स्कैल्प की, उसमें डैंड्रफ बनने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेवरदलेस हर किसी को डैंड्रफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जिस तरह आपकी फेस की स्किन का स्ट्रक्चर फ़र्क होता है, हर किसी की स्किन फ़र्क है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की नॉर्मल टू ड्राई, किसी की ऑयली। उसी तरह से जो स्कैल्प की स्किन होती है वो भी सबकी फ़र्क होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों को जो है सर्दियों में डैंड्रफ होना शुरू हो जाएगी। तो डैंड्रफ उसी को होगी जिसमें सीबम ज़्यादा बनता होगा और उस पर फंगस लगने का, बेसिकली जो सिबोरिया है जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं या जिसको हम फंगस बोलते हैं, वो बेसिकली जो है वो उनको ज़्यादा लगता है जिनमें सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब हम आ जाते हैं कि डैंड्रफ तो एक कॉमन इशू है, इसमें यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी आ रहे होते हैं। उसके अलावा कॉमन इश्यूज़ जो हेयर के इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? इसमें हमारे पास एक और जो बहुत कॉमन इशू आता है, दैट इज़ टीलोजन एफ्लूवियम। इसका ये मतलब होता है कि ओवरऑल डिफ्यूज़ली आपके बाल गिरते हैं, डिफ्यूज़ थिनिंग ऑफ योर हेयर होती है और आपके पूरे के पूरे बाल जो हैं वो गिरते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। इसमें इशू ये होता है कि जो आपकी ग्रोथ फेज़ है, नॉर्मल ग्रोथ फेज़ ऑफ द हेयर साइकिल, वो डिसरप्ट हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। पहले एक एक्टिव फेज़ होता है जो कि 2 से 3 साल तक का होता है और उसमें आपका बाल जो है वो बनता है, बड़ा होता है। उसके बाद एक रेस्टिंग फ़ेज़ आता है, रेस्टिंग फ़ेज़ जो है वो फ्यू वीक्स का होता है और उसके बाद एक फॉलिंग फ़ेज़ आता है जिसमें बाल जो हैं वो गिरते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल है जो कि अल्लाह मियाँ ने बनाया हुआ है स्कैल्प के बालों का। अब इसमें क्या होगा कि जब ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो इकट्ठे आपके बहुत सारे बाल जो हैं, बजाय इसके कि बारी बारी बाल एक्टिव फेज़, रेस्टिंग फेज़ और फॉलिंग फेज़ में आए, वो इकट्ठे जो हैं वो बहुत सारे मिल के फॉलिंग फेज़ में आ जाते हैं और इकट्ठे गिर रहे होते हैं। और जो परेशानी होती है वो ये होती है कि आप देखते हैं कि आपके बाल तो ढेरों ढेर जो हैं वो पर डे के हिसाब से गिर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे बाल ख़त्म हो जाएंगे और हम बॉल्ड हो जाएंगे। मेल्स को भी ऐसे ही लगता है, फीमेल्स को भी ऐसे ही लगता है और आप एकदम से अपने टोज़ पे आ जाते हैं। आप कहते हैं कि क्या हो गया। यही वाली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जब चाइल्ड बेयरिंग एज होती है तो डिलीवरी के बाद औरतें 2 से 3 महीने के बाद ये चीज़ जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करती हैं कि मेरे इकट्ठे बहुत सारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। ऐसे टूटते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे लगता है जैसे जड़ से निकल रहे हैं, रूट से निकल रहे हैं, जुड़े तो हुए ही नहीं है। ऐसे लगता है सब के सब इकट्ठे ही नीचे गिर जाएंगे। उसमें भी यही होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके सारे के सारे बाल जो हैं वो एक फेज़ के अंदर जो है वो लॉक हो जाते हैं और जब वो डिलीवरी के बाद अनलॉक होते हैं तो सारे के सारे इकट्ठे गिर जाते हैं। ये फिर आपको क्या कहते हैं, परेशान करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। और क्योंकि लेडीज़ में ऐसे वक्त में आफ्टर डिलीवरी जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और वो लैक्टेट करती हैं, बच्चों को नर्स कर रही होती हैं, तो उनमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट उनको देना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम नहीं देंगे तो इकट्ठे बहुत सारे बाल हम लूज़ कर जाएंगे, तो फिर वॉल्यूम को बाद में रीगेन करना और रीस्टोर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं कि एक और इशू है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा जो है वो बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बट ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जब भी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आएगी, जैसे बच्चा किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले सकता है, आप उसका स्कूल चेंज कर दें, उसके पेपर्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है।
इस तरह से भी है। और उसके अलावा बड़ों में भी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, आपकी स्लीप डेप्रीविएशन है, आप ओवरवर्कड हैं, या उसके अलावा जो है वो आपको कोई ऐसी डिजीज़, लेट्स सपोज टाइफॉइड फीवर या समथिंग, जिसमें आपको मेडिसिन जो है वो 2 to 3 months के लिए लेनी पड़ गई, या कोई ऐसी सर्जरी हुई है आपकी, उसके बाद जो है ये आपको शो हो सकता है। नेवरदलेस ये हर किसी में नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट उसका ये मतलब तो नहीं कि सबको एलोपेशिया एरियाटा हो जाएगा। वो इसलिए नहीं होता कि जिसके इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है ये सिर्फ उसी को होगा। एलोपेशिया एरियाटा में राउंड राउंड तो नहीं कह सकते, मतलब हेयरलेस पैचेस बनते हैं। ये कहीं पे भी बन सकते हैं, ये सर पे भी बन सकते हैं, या आपके जहाँ जहाँ बाल हैं बॉडी पे, इवन आपके आईब्रोज पे आपकी आई लैशेज जा सकती हैं, आपकी मस्टैशेस जा सकती हैं, आपकी बियर्ड जा सकती है, दाढ़ी, मूंछें। उसके अलावा आपकी बॉडी पे कहीं पे भी आपको हेयरलेस पैचेस जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। ये ऑटो इम्यून होता है, और इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप पेशेंट जो है वो कंसल्ट कर ले डॉक्टर को, ताकि वो इसको टाइमली रोक सके। अगर आप इसका इलाज नहीं करते या इसको रोकते नहीं हैं तो ये बढ़ भी सकती है। जैसे एक पैच से 2-3 पैचेस, 5-6 पैचेस भी बन सकते हैं, या अगर सर पे पहले बने थे तो उसके बाद बाकी कोई और एरिया बॉडी का इन्वॉल्व हो सकता है, या फेस पे आ सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इसके ये अगर इशू हो तो इसको आपको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आप डॉक्टर को दिखा के जो भी ज़रूरी रिक्वायर्ड चीज़ है उसको ले सकें। लेकिन एक बात याद रखें, एलोपेशिया एरियाटा ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और उसको आप बॉडी से ख़त्म नहीं कर सकते। वी नीड टू मॉनिटर इट। हम उसको ऑब्जर्व करवाते रहते हैं और उसके बाद उसको मॉनिटर रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज़ थे। एक और जो एडल्ट्स में बड़ा कॉमन इशू है, दैट इज़ द डाई एलर्जी। डाई एलर्जी के साथ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बिकॉज अर्ली ग्रेइंग केमिकल इन्फ्लक्स की वजह से आजकल कुछ ज़्यादा ही देखी जाती है। बाकी ये जेनेटिकली होता है, हम बालों को वाइट होने से, ग्रे होने से रोक नहीं सकते। कम कम करना या डिले करना थोड़ा सा पॉसिबल है, और वो इस तरह से हम करते हैं कि हम केमिकल इन्फ्लक्स जो है वो मिनिमम करा देते हैं। बट आपने देखा होगा, इतना केमिकल इन्फ्लक्स है, और ऊपर से फिर ग्रेइंग है उसको कवर करने के लिए आप बार बार जो है वो डाइज जो हैं वो लगाते हैं। जितना ज़्यादा आप डाई यूज़ करते जाएंगे, उतना ज़्यादा डैमेज टू दी कलर मेकिंग सेल्स ऑफ द हेयर, यानी कि जो रंग बनाने वाले या रंग देने वाले सेल्स हैं आपके बालों को, वो उतने ही तेज़ी से डैमेज होते हैं, तो आपकी और ज़्यादा ग्रेइंग होती है। इसमें हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप लेसर ईवल चूज़ करें। इसका ये मतलब है कि ऐसे बहुत सारे मेडिकेटेड डाइज हैं जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, रिसोर्सिन, पीपीडी और उसके अलावा अमोनिया, चारों चीज़ें नहीं होती हैं। याद रखें, जब आप ओवर द काउंटर ख़रीदेंगे तो वो आपको अमोनिया फ्री कह के दे देंगे, लेकिन उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं, वो आपका पर्पस फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए आप लेसर ईवल डाइज को चूज़ करें, करते रहें डाई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपना डाई लगाएंगे तो आपको कलर सेफ शैम्पू भी चेंज करना पड़ेगा। आप नॉर्मल शैम्पू नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल, जैसे हर कोई शैम्पू कर रहा होता है, आप कोई सा शैम्पू खरीद के लगाएंगे तो उससे आपका डाई, क्योंकि वो कलर सेफ नहीं होता, वो आपका डाई जल्दी उतारेगा। जब आपका डाई जल्दी उतरेगा तो फिर आपको डाई ज़्यादा जल्दी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। आप जितना फ्रीक्वेंट डाई करते जाएंगे उतनी जल्दी आपके बाल जो हैं वो ख़राब होंगे और भी ज़्यादा ग्रे होंगे। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप डाइज़ में लेसर ईवल डाइज़ चूज़ करें। आप ग्रे हेयर को कवर करें, क्यों नहीं करना। हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप वाइट हेयर के साथ रहें। और उसके साथ साथ जो है वो आपने अपना शैम्पू चेंज करना होता है, क्योंकि अगर आप शैम्पू चेंज नहीं करेंगे तो आपका डाई बहुत जल्दी उतरेगा और फिर आपको बहुत जल्दी डाई लगाना पड़ेगा, तो केमिकल इन्फ्लक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से डाई रिलेटेड एलर्जीज़ बहुत होती हैं, उन पेशेंट्स को भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप लेसर ईवल चूज़ कर लें। ये आप बियर्ड पे भी कर सकते हैं, मस्टैशेस पे भी ये वाले डाइज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम उनको इसीलिए लेसर ईवल जो है वो डाइज बता देते हैं। आप डाई करते भी रहेंगे लेकिन आपके बाल जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं, ऐसी कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं कि अगर इनमें से कुछ भी होता है तो हम उसमें यूज़ करते हैं बालों को रिस्टोर करने के लिए या बालों की हेल्थ को रीगेन करने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मिनिमम वाली से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या बॉडी में कोई हार्मोनल चेंज तो नहीं है। जैसे थायराइड का इशू जो है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है, और ऐसे पेशेंट्स के बाल बिल्कुल रूखे, खुश्क और लाइफलेस होते हैं और गिरते भी हैं, और टोटल वॉल्यूम उनका जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब बाल 10 ही हैं, पहले भी 10 थे, लेकिन अभी देखने में वो 5-6 लग रहे हैं,
क्योंकि वो पतला होता जाएगा तो ऐसे आपको फील होगा। तो उसमें ब्लड टेस्ट करवाना या ब्लड केमिस्ट्री करवाई जाती है, उस समय पता चलता है कि कोई इंटरनल इशू या कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, वरना आप ऊपर से कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं आता। उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशंस की, जो हम लगाने के लिए देते हैं। उसके बाद बारी आएगी ओरल मेडिसिन की, जो हम खाने के लिए देते हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं ये टॉप पे रहेंगी। इनको आप पास करके, बाय पास करके किसी फिफ्थ चीज़ के ऊपर, फिफ्थ मोडालिटी के ऊपर नहीं जा सकते। ये आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं, ये हमें पहले चेक करनी चाहिए और इनको कवर करना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कि ये सब चीज़ें तो आप घर में कर सकते हैं ना, आपने खाना है, आपने लगाना है, या आप घर में कर सकते हैं, या आपको हाइजीन के लिए शैम्पूज़ दे दिए हैं, या आपको तरीका बता दिया है कि आपने ऐसे ऐसे साफ़ रखना है स्कैल्प को, वो भी आप घर में कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्लिनिक्स में ऐसा क्या अवेलेबल है। सबसे पहले हम हेयर लाइट पे बात करते हैं। हेयर लाइट इज़ ए स्पेशलाइज्ड लाइट जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ आ रही होती है। ये दोनों काम करती है। ये आपकी स्कैल्प की हेल्थ को रिस्टोर करती है, जैसे आपको बहुत सारा डैंड्रफ है या सेबेशियस ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हैं, या फिर जो है वो आपकी अर्ली जो है वो मतलब आपकी ढेर सारे जो हैं वो बाल गिर रहे हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है और उसके अलावा आपकी जो स्कैल्प की हेल्थ है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करती है। तो हेयर लाइट टॉप पे हम रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मीज़ोथेरेपी की। मीज़ोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें हम मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द स्कैल्प, जहाँ पे हमें ज़रूरत है। इवन मीज़ोथेरेपी एलोपेशिया एरियाटा अगर बॉडी की किसी और पार्ट पे भी होता है, वहाँ पे भी इसको किया जा सकता है। मीज़ोथेरेपी में चीज़ क्या यूज़ करते हैं, इसमें जो कॉन्कॉशन होती है या जो मेडिसिन होती है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, हेयर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो एसेंशियल वाइटामिन्स होते हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से डली हुई होती हैं और हमने इसको सिर्फ इंजेक्ट करना होता है। फिर हम आ जाते हैं कि पीआरपी में हम ये करते हैं कि आपका जो ब्लड होता है उसको निकाल लेते हैं, विदड्रॉ उसको ड्रॉ करते हैं। आपका ब्लड ड्रॉ करने के बाद उसमें से रेड सेल्स को निकाल देते हैं और बेसिकली जो है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है उसको अलग कर लेते हैं और फिर उसको री इंजेक्ट किया जाता है। और ये प्रमोट करता है हेयर रीग्रोथ को। जैसे हमने किसी की जो फॉल है, हेयर फॉल है, वो रोकती हुई है, या कोई और इशू था वो हमने कवर कर लिया हुआ है, और अब हमारे पास जो इशू है वो इतना है कि हम अपनी हेयर ग्रोथ जो है वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं या हम उसका वॉल्यूम रीगेन करना चाहते हैं वापस, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसमें ऐसा एरिया जहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल्स नहीं हैं, जैसे हमारी पाम है, पाम पे कोई हेयर फॉलिकल नहीं है, अगर कोई भी सर का एरिया ऐसा हो गया हुआ है तो फिर हम वहाँ पे दूसरी जगह से हेयर फॉलिकल लेके उसको लगा देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होता है उसकी भी एक लाइफ होती है, उसको भी आपको दोबारा लेना पड़ता है, बट ओवर द टाइम पीरियड ऑफ ईयर्स जो है ये अपनी जगह के ऊपर रहेगा। ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होता है उसमें वो हार्मोन रिलेटेड चेंजेस को डील नहीं करता। इसका ये मतलब है कि जैसे टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा होता है या एंड्रोजेंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं मेल्स में और उसकी वजह से उनके बाल गिरते हैं, तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होता है वो एंड्रोजन को रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसका ये मतलब होगा कि ये ज़्यादा देर तक चलता रहता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। नेवरदलेस ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इन्फेक्शन होता है या एलोपेशिया एरियाटा है उसमें हमें ऐड करनी पड़ती हैं। उसमें स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, उसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो हैं वो भी लगाने के लिए दिए जाते हैं। बट ये सब आपकी थेरेपीज़ जो हैं वो हम आपको देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बट इन जनरल ये वाली थेरेपीज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है।